सीए फाउंडेशन नवंबर 20 स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और लिल्हा एजुकेशन सेंटर भी आपको तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए। चलिए यस स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर हैं हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। काफ़ी क्वेश्चन सीख गए हैं, सिर्फ आज 3 क्वेश्चंस बाकी हैं वो लगाना है। कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स और हैं जो कि मैं बताऊंगा आप लोगों को और फिर हम लोग ये चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है। सो आइए बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को, जो है इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो वॉज कंप्लीटेड बाय 10 अप्रैल 2016। द इवैल्यूएशन ऑफ व्हिच शोड इन्वेंट्री फिगर ऑफ 16,75,000। तो बेसिकली हमारा जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हुआ ये हुआ 10 अप्रैल को। होना कब चाहिए था? होना चाहिए था 31 मार्च को। हुआ कब? 10 अप्रैल को। कितना आया इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आया 16,75,000 एट कॉस्ट ऑन एज ऑन द कंप्लीशन डेट आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द date of completion of inventory taking. Sales for the next year were made for rupees 68,750, profit margin being 33.33% on cost. तो आपको ये सेल्स बता दिया, सेल्स का फिगर बता दिया है 68,750, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन है हमारा 33.33% ऑन कॉस्ट। फिर है आपका परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर included in the inventory amounted to rupees 90,000 at cost less 10% trade discount। अच्छी बात है। During this period goods were added to inventory at the marked up price of rupees 3,000 in respect of sales return। तो आपको यहाँ पर एक तो परचेज का फिगर बताया है। क्या कह रहा है? आपने जो परचेज किया है, ये आपका जो परचेज है, ये परचेज कह रहा है 90,000 है एट कॉस्ट लेस ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको फिर यहाँ पर 3,000 रुपये कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न भी है आपका। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट देर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स कॉस्टिंग रुपीज़ 11,250। तो आपने ये देखा है कि बहुत स्लो मूविंग आइटम्स 11,250 का विच शुड बी टेकन एट रुपीज़ 5,250 टू इंसो डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। मतलब एक आइटम है जिसकी कॉस्टिंग 11,250 रुपये की, जिसको हमको अपने पास में लेना चाहिए कितना? 5,250 रुपये का, ठीक है। ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 15,500 वर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डेट ऑफ डिलीवरी। एज अ रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, नेट रिलाइजेबल वैल्यू आपको देगा द गुड्स वॉज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज़ 12,500 एज ऑन 31 मार्च। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ईयर एंड सो एंड सो। सो धीरे धीरे करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पढ़ने में बड़ा क्वेश्चन लगेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगेगा, मगर उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं और ना ही उतना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन ये वाला, ठीक। तो हमारी जो इन्वेंट्री की वैल्यू 10 अप्रैल 2016 वो है 16,75,000। जो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू है ऑन 10 अप्रैल 2016 ये है 16,75,000, ठीक है। परफेक्ट। हमें इन्वेंट्री की वैल्यू तक पहुंचना है एज ऑन 31 मार्च 2016, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ सेल्स का फिगर था। आपका जो सेल्स का फिगर था ये था 68,750। सेल्स का फिगर था आपका 68,750 और आपका सेल्स रिटर्न था 3,000, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जो आपका सेल्स था ये था 68,750
इसमें से आपका सेल्स रिटर्न था 3000, तो नेट सेल्स हो गया आपका कितना 65,750, ठीक है। दिस इज एट सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हमको तो ये चाहिए एट कॉस्ट, हमको तो चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम इसमें से प्रॉफिट को माइनस करेंगे। अब देखो आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है कि गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। तो आपने कहा लेट कॉस्ट बी एक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 0.3333x। दिस सिंप्लीफाइज, सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 1.3333x। दिस सिंप्लीफाइज 1.3333x इज इक्वल टू 66570। अपॉन 1.333333। देखो ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग 49312। ये डायरेक्टली मेरा कॉस्ट ही निकल गया, तो मैं प्रॉफिट क्यों निकालूं, छोड़ो, प्रॉफिट नहीं निकालूंगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है मेरा कितना 49312, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इन्वेंट्री में से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 49312, ठीक है। ये तो माइनस हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब इसके आगे देखो और क्या क्या चीज़ें हैं। आपको कह रहा है परचेज आपने किया है इन्वेंट्री का। अच्छा, ये कॉस्ट वाला चीज़ ये लेस करना है कि माइनस करना है, ये तो प्लस करना है ना, ऐड करेंगे ना हम लोग, जितना हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया है उसको तो हम लोग ऐड करेंगे, लेस करेंगे हम लोग परचेज। तो परचेज आपका लिखा हुआ था 90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 90,000 में से 10% माइनस कर दो 9,000, तो फिर ये आपका आ जाएगा 81,000, ये आपको लेस करना है। आई होप ये एकदम क्लियर फंडा है हमारा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट टिल दिस पॉइंट, टिल सेल्स रिटर्न। स्टूडेंट्स प्लीज यू विल हैव टू रिवर्ट मी सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ तक मुझे बताओ, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है सेल्स रिटर्न तक? मार्कअप मतलब वही प्रॉफिट, मार्कअप का मतलब हुआ वही प्रॉफिट। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री एट मार्कअप प्राइस। मार्कअप का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस, मार्कअप का मतलब हुआ सॉरी मार्कअप प्राइस का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस। ठीक है, आई होप यहां तक तो सबको क्लियर है। ठीक है, फिर आगे देखो, अब इसके आगे यहां से ध्यान देना। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट, अब आपने ये चीज ढूंढा, क्या चीज ढूंढा? इट वॉज फाउंड दैट देर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स कॉस्टिंग रुपीज इतना, जिनकी कॉस्टिंग थी इतनी, विच हैज बीन टेकन एट रुपीज इतना। तो आपका इन्वेंट्री जो कि स्लो मूविंग है
उसकी कॉस्ट थी आपकी इतना, मगर कह रहा है कि आपको उसको लेना चाहिए कितने पर, 5,250 रुपये पर। आपको उसको इंक्लूड करना चाहिए कितने रुपए पर, आपको उसको इंक्लूड करना चाहिए 5,250 रुपये पर। तो मतलब 6,000 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा इन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। 6,000 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा इन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो ये हमारा लॉस है रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का। तो हमको यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री में से, मतलब एक इन्वेंट्री था मेरे पास में, एक ये गुड्स था मेरे पास में, ये मैंने 10,000 रुपये खरीदा था, मगर इस पर नुकसान हो गया, तो फिर अब ये नुकसान होने के कारण ये सिर्फ 4,000 रुपये का आएगा। तो बेसिकली हमको 6,000 रुपये अपनी इन्वेंट्री में से तो घटाना पड़ेगा ना। कितना वैल्यू घटाना पड़ेगा, हमको इन्वेंट्री में से 6,000 रुपये घटाना पड़ेगा। तो मैंने वही यहाँ पर लिखा लेस लॉस इन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की हमारी वैल्यू रीवैल्यू हुई या वो घट गई, घटी 6,000 रुपये से। ये बढ़ता हूँ फिर आगे आएंगे। आई थिंक रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाला पॉइंट भी क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट दिखाई देगा, ड्यू टू हैवी फ्लड certain goods costing 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer. As a result, the customer refused to take. Net realizable value was estimated to be 12,500। मतलब एक गुड्स है जिसकी कॉस्टिंग है कितनी, कॉस्टिंग है 15,500, उसकी नेट रिलायजेबल वैल्यू है 12,500। तो मतलब फिर से यहाँ पर लॉस है ना, फिर से यहाँ पर लॉस है कितने का, 3,000 रुपये का। क्योंकि आप याद है आप इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो एट कॉस्ट और नेट रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो ये तो आपको कॉस्ट दिया हुआ है, ये 1675 तो आपको कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपको फिर से अपनी वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा ड्यू टू वैल्यूइंग इट एट नेट रिलायजेबल वैल्यू। तो फिर आपको यहाँ पर फिर से लेस करना पड़ेगा, रिडक्शन इन नेट रिलायजेबल वैल्यू कितना, 3,000 रुपये। ये आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 16। जी सही। देखिए तो फिर आ गया नेक्स्ट पॉइंट पर आए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत जल्दी से देखना, अब बहुत जल्दी से हो जाएगा। ये सब अब हमारा किया हुआ है फीफो मेथड पर, आपको वैल्यू करना है इन्वेंट्री को। ठीक है, आपको ओपनिंग, परचेज, इशूड ये सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्मेट बना करके कर डालते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10।
हाँ जी, तो ओपनिंग का बैलेंस मेरे पास में निल है। मैंने 1 जनवरी 2016 को ही परचेज़ किया 100 यूनिट्स 30 रुपये के हिसाब से। सो 2016 जनवरी 1 100 क्वांटिटी 30 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये। तो ये आ जाएगा 100 क्वांटिटी, रेट है 3000। ठीक है। फिर इशूड फॉर कंजप्शन है आपका 50 यूनिट्स का। ठीक है, 15/1 को फीफो मेथड है, वैसे पहले यही आया ही है, यही है ये 15/1 50 यूनिट। जनवरी 15 50 यूनिट्स, सॉरी रिसिप्ट थोड़ी ना इशूड है, इशूड में आ गए हम लोग 50, 30 रुपये के हिसाब से 1500। जो बैलेंस मेरे पास बचा हुआ है ये भी आपका हो गया 50 यूनिट्स 30 रुपये के हिसाब से 1500। ठीक है। फिर 1 फरवरी 2016 फिर से आपने परचेज़ किया 200 यूनिट्स 40 रुपये के हिसाब से। इशूड डैश डैश डैश, यहाँ पर आ गया आपका 250 यूनिट्स। एक सेकेंड, इसको दो अलग अलग करके वैल्यू करते हैं। एक तो 50 का बैलेंस अलग से लिखते हैं 30 रुपीज़ के हिसाब से, और एक 200 का बैलेंस अलग से लिखते हैं 40 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये तो हो गया 1500 और ये हो गया 8000। फिर 15 फरवरी को आपका इशूड हुआ है 100 यूनिट्स और फिर 20 तारीख को भी 100 यूनिट्स। तो 15 फरवरी और 20 फरवरी। जो ये हमने 100 यूनिट्स इशू किया है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपका फरवरी 1 में जो है जो बैलेंस था 50 यूनिट 200, तो पहले 50 में से पहले ले लो 30 रुपये के हिसाब से, और ये 200 में से भी 50 ले लो 40 रुपये के हिसाब से। तो ये आ गया आपका 1500, ये आ गया आपका 2000। ये आपका जो बैलेंस बचा हुआ है ये आपका सिर्फ बचा हुआ है 150 यूनिट्स 40 रुपये के हिसाब से 6000। ठीक है। अब हमने 100 यूनिट और इशू किया 40 के हिसाब से 4000, 50 यूनिट बचा 40 के हिसाब से 2000। आई होप ये एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सिंपल है, किया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, टाइम नहीं लगेगा। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 11 में भी हमारा कुछ ऐसा ही है। 2 मिनट बस फॉर्मेट एक बार ठीक कर लूँ। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है। The following are the details of a spare part of श्रीराम मिल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री नील है, 1 तारीख को आपने परचेज किया। सेम ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, सिर्फ इसमें वेटेड एवरेज के हिसाब से हमको करना है, तो कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। ओपनिंग तो नील है, 100 खरीदे हैं 30 रुपये के हिसाब से और 15/1 को 50 इशू किए हैं।
1 जनवरी 2016 को आपने 100 खरीदा है, 30 के हिसाब से 3000, बैलेंस है 100, 30 के हिसाब से 3000। फिर आपने 15/1 को इशूड किया है 50, 30 के हिसाब से 1500, बैलेंस है आपका 50, 30 के हिसाब से 1500, राइट। फिर से आपने लिया है फरवरी 1 को 200 यूनिट्स, एक फरवरी को 200 यूनिट्स आपने लिया है, 40 रुपये के हिसाब से 8000 रुपये। इशूड तो कुछ था ही नहीं, बैलेंस था हमारा कितना, हमारा बैलेंस, अब देखो यहाँ पर आपके पास में बैलेंस आ गया 250 यूनिट्स। याद है इसका रेट कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज में रेट कैसे निकालते हैं आप, याद है? क्या करोगे, आपके पास में जो ये बैलेंस था, ये प्लस ये 8000, 1500 प्लस 8000, याद है? वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, 250, तो 9500 डिवाइडेड बाई 250, 38 रुपये। $9500। ठीक है, आगे बढ़ें, प्रोसीड करें। चलो फिर अब तो 15/1 और 20 तारीख को बस इशूड किए हैं, तो सिंपल है, 15/2 और 20 इशूड किए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 15/2/2016 इशू किया है 100 यूनिट्स आपने, 38 रुपये से जाएगा, 3800 रुपये यहाँ पर आया, 150 यूनिट्स बचा आपका 38 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और फिर 20/2/2016 फिर से आपने 100 यूनिट्स इशू किया 38 के हिसाब से, 3800 यहाँ पर आया, 50 यूनिट्स आपके पास में बचा 38 के हिसाब से, तो 38 × 50, ये आपका बचा है 5700, और यहाँ पर आपका बचा है 1900। बहुत आराम से देखिए, क्या ये क्लियर है? आ गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 11, सो यस स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा जो भी क्वेश्चंस का पार्ट था वो सब कुछ तो कंप्लीट हो गया है। देर आर सर्टेन पार्ट ऑफ थ्योरी एज वेल दैट आई नीड टू टेल यू, मतलब जो क्वेश्चंस के फॉर्म में तो आपको नहीं दिया हुआ है, मगर कुछ और पार्ट ऑफ थ्योरी भी है जो कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, तो वो मैं अभी आप लोगों के साथ में पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यस, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टेक्निक्स में आपने देखा था कि बेसिकली दो टाइप की टेक्निक्स हो जाती हैं, एक होता है आपका हिस्टोरिकल, एक होता है नॉन हिस्टोरिकल, है ना। अब जब हम लोग बात करते हैं नॉन हिस्टोरिकल टेक्निक्स की, ठीक है, तो उस नॉन हिस्टोरिकल टेक्निक्स में आप लोगों ने मेरे से एक टेक्निक सीखा था, क्या? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ऐसे ही करके अभी हम लोग दूसरी टेक्निक सीखना नहीं है, बस ये एक और समझ लेना, एक और टेक्निक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड।
हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग नॉन हिस्टोरिकल टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू नॉन हिस्टोरिकल टेक्निक्स। इसमें दो टेक्निक्स होती हैं, एक होता है आपका एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जो कि आज भी जिस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाया है, और एक होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड होता है, इसमें आप इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, इन्वेंट्री को अपनी वैल्यू करते हैं एट अ सर्टेन स्टैंडर्ड कॉस्ट। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, जो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड होता है, इसमें हम लोग अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं एट अ सर्टेन स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब पूरी इन्वेंट्री का एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स्ड होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड फॉर द इंटायर इन्वेंट्री and the closing inventory is valued at it। तो जो भी हमारा इन्वेंट्री होता है उसका एक स्टैंडर्ड कॉस्ट एक फिक्स कर लिया जाता है, और जो हमारी पूरी इन्वेंट्री होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से फिक्स कर लेंगे। जैसे सपोज करो अभी क्वेश्चन नंबर 10, 11 आप लोगों ने किया, इसमें एक इन्वेंट्री का एक स्टैंडर्ड प्राइस एक फिक्स कर लिया, 10 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जो भी। अब सीधा उसी वैल्यू पर हम लोग जो है वैल्यू करेंगे अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को। आई होप ये फंडा क्लियर है, तो फिर आगे बात करें। आई होप ये फंडा क्लियर है, तो फिर आगे बात करें। चल ठीक है। अच्छा, अब आगे एक चीज़ और सीखना, ठीक है। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का अलग अलग मेथड्स होता है। तो मेथड्स होते हैं बेसिकली, एक होता है परपेचुअल मेथड, और एक होता है पीरियोडिक मेथड। ठीक है, परपेचुअल मेथड, पीरियोडिक मेथड। मेथड ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री दो मैंने आपको बताया, एक होता है आपका परपेचुअल मेथड, दूसरा होता है आपका पीरियोडिक मेथड। ध्यान समझना, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री दो मेथड्स आपको मैंने बताया, एक होता है परपेचुअल मेथड, एक होता है पीरियोडिक मेथड। परपेचुअल मेथड में आप जो है इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को, इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड्स है उसको आप कंटिन्यूसली मेंटेन करते हैं डेली बेसिस पर। पीरियोडिक मेथड में आप इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं ऑन अ पीरियोडिक इंटरवल। ठीक है, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री
का जो मेथड होता है रिकॉर्ड करने का, उसमें दो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, एक तो परपेचुअल, एक तो पीरियोडिक। अगर आप परपेचुअल मेथड के हिसाब से कर रहे हैं तो फिर आप इन्वेंट्री को कंटिन्यूसली मेंटेन करेंगे डेली बेसिस पर। अगर आप पीरियोडिक मेथड के हिसाब से करें फिर आप इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे पीरियोडिक इंटरवल पर, कंटिन्यूसली नहीं करेंगे, डेली बेसिस पर नहीं करेंगे, आप पीरियोडिक इंटरवल पर करेंगे। मतलब एक पीरियड के एंड होने पर ही आप उसकी वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, ये देखो, ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, जैसे ये सब, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपने जो कि सॉल्व किया था, ये सब कुछ आपने जो है परपेचुअल सिस्टम के हिसाब से किया था, परपेचुअल सिस्टम के हिसाब से किया था। परपेचुअली आपका जो इन्वेंट्री आ रहा था, जा रहा था, आप उसको कर रहे थे। पीरियोडिक इंटरवल नॉर्मली अगर आप कहोगे तो जैसे नॉन हिस्टोरिकल के केस में ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली यूज्ड, मोस्टली फॉलोड। देखो ये अलग चीज़ हो गया, हालांकि वो मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, ये मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री है, दिस इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। बट कहीं ना कहीं पर हम इसको अगर लिंक करें तो पीरियोडिक मेथड मोस्टली कहाँ पर फॉलो होता है, मोस्टली फॉलोड होता है आपका, मोस्ट फॉलोड वाइल फॉलोइंग नॉन हिस्टोरिकल मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये देखो ये ठीक है, तो फिर आगे बात करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आप लोगों को एक सिखाया था पहले, इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स। राइट, मैंने इसमें आपको बताया था एक तो आपका होता है हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, और यहाँ पर आपको सिखाया था नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको सिखाया था दो चीज़ें। ठीक है, एक तो आपको जब इन्वेंट्री आपकी इंटरचेंजेबल नहीं है, नॉट इंटरचेंजेबल, स्पेसिफिकली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, नॉट इंटरचेंजेबल तब, और जब आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल हो। ठीक है, तो इसी के अंदर में तो फिर हम लोगों ने सीखा फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज मेथड। फीफो सीखा आपने, लिफो सीखा आपने, एवरेज मेथड लिखते हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, यहाँ पर नॉन हिस्टोरिकल मेथड मैंने भी आप लोग को दो मेथड अभी सिखा दिया है। एक तो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया क्या, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, और दूसरा आप लोगों को सीखना था क्या, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, वो था स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ठीक है, अच्छा अब ये सीखो इन्वेंट्री नॉट इंटरचेंजेबल वाला तरीका सीखो। इन्वेंट्री नॉट इंटरचेंजेबल वाला तरीके में आपका होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसका भी थोड़ा सा थ्योरी आप लोग कर लीजिए ताकि अगर कभी कुछ पूछ ही ले ऐसा चीज़ आपको, तो आपको आना चाहिए, और इनफैक्ट आपको लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ठीक है, सिर्फ ये अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं।
तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, बहुत ध्यान सुनो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, इसमें क्या होता है ध्यान समझिएगा। ये एक तरीका है हिस्टोरिकल मेथड का ही, मगर इसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड हम लोग कब यूज़ करते हैं, व्हेन गुड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, मतलब हर गुड्स अलग अलग है, हर गुड्स की अपनी अलग अलग पहचान है। मैं कस्टमाइज चीज़ें बनाता हूँ या ऐसी चीज़ें बनाता हूँ जिसको मैं अलग अलग से आइडेंटिफाई कर सकूँ, जैसे ये है। अब मेरे पास में अगर 50 तरीके के, अगर 50 कैलकुलेटर रहेंगे तब तो ये इंटरचेंजेबल हो जाएंगे, मगर मेरे पास में एक ही कैलकुलेटर है, एक ही रिमोट है, मतलब ऑल द गुड्स आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज अ मेथड ऑफ valuing inventory as per historical cost method when inventory is specifically identifiable। जब हमारी इन्वेंट्री स्पेसिफिकली क्या है, आइडेंटिफिएबल है, तो फिर ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का। ठीक है, इन सच अ केस द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री will be taken as the cost। क्योंकि आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर ही सकते हो तो आपको स्पेसिफिक कॉस्ट पता ही होगी और वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी। सिंपल सा फंडा है। बोलो ठीक है, तो फिर आ जाए। इज इट क्लियर? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड आप लोग SIM लिख दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा ये मेथड भी आप लोगों को आ गया। प्लीज राइट डाउन SIM। चलो सबको क्लियर है, तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। एक छोटा सा पॉइंट मुझे और बताना था आप लोगों को, अभी तो हमारे चैप्टर में नहीं आया, मगर एक छोटा सा पॉइंट और बताना था मुझे आप लोगों को। जैसे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपने क्वेश्चन किया था, इसमें आपने गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स किया था, ट्रेड डिस्काउंट था, सेल्स टैक्स था। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। आप लोगों को पता है कि पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, अब सेल्स टैक्स को हटा करके, अब सेल्स टैक्स को रिमूव करके क्या आ गया है, अब सेल्स टैक्स को रिमूव करके आपका GST आ गया है। राइट, बोलो ठीक है। तो अगर सपोज करो क्वेश्चन में अगर आपको लिखता GST है 11% या 12%, अगर क्वेश्चन में आपको लिखता, ध्यान समझना, अगर याद होगा आप लोग को, देखो मैंने इसको कैसे करवाया था, मैं एक बार पहले आप लोग को दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोग को कहाँ पर सॉल्व करवाया है, हाँ जी, ये मैंने आप लोग को देखो सॉल्व करवाया था। इसमें से मैंने आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करवाया था,
ट्रेड डिस्काउंट माइनस करवाया था और फिर सेल्स टैक्स ऐड करवाया था, राइट, सेल्स टैक्स ऐड करवाया था, ठीक है। बट ध्यान रखना, अगर आप लोग को नोट, इफ इन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इफ इन क्वेश्चन in place of sales tax GST is given, अगर आपको क्वेश्चन में GST देता है, GST देता है 12%, 10%, जो भी देता है, GST is given, then it will not be added in inventory, in purchase price। हालांकि जीएसटी पर बेस्ड आप लोगों को कुछ सिखाया नहीं है, आपकी मॉड्यूल में भी नहीं सिखाया, इंस्टीट्यूट ने भी नहीं सिखाया है, बट सपोज करो अगर कहीं पर भी जीएसटी इंक्लूड करके देता है या जीएसटी का फिगर देता है, दैट हैज़ टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। ये बात ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, जीएसटी को इग्नोर करके आपको हमेशा बात करना है, ये बात गौर रखना। या आपको अलग से देता है कि जीएसटी का रेट है 10%, 20%, तो जीएसटी ना ही सेलिंग प्राइस में ऐड करना, ना ही परचेस में ऐड करना। ध्यान रखना, जीएसटी विल नॉट बी एडेड इन सेलिंग प्राइस एंड परचेस प्राइस। जीएसटी आप दोनों जगहों पर ये ऐड नहीं करोगे, ना ही सेलिंग प्राइस में और ना ही परचेज प्राइस में, ठीक है। चलो, with this we have completed the exhaustive discussion of our chapter of inventory. I hope you all must have learned this chapter very well. Thank you so much, students.